नमस्कार दोस्तों, हम प्रस्तुत हैं फिर से आपके सामने व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास सत्र लेकर। मैं आशा करती हूँ कि अभी तक जितने भी व्याकरण के जो सेशंस हुए हैं, वीडियोस हैं, वो आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे, रेगुलरली आप देख भी रहे होंगे। और उसमें आप जानते ही हैं कि विभिन्न विभिन्न विषयों पर, ठीक है ना, हम प्रश्न लेकर आते हैं, जैसे पर्यायवाची विलोम शब्द, संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज भी हम कुछ व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, लेकिन आज के सेशन में बस एक स्पेशल चीज़ ये है कि आज हम हिमाचल प्रदेश पटवारी का जो एग्जाम होता है उसका एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, कितने प्रश्न आते हैं, उनका कठिनाई का स्तर क्या होता है, वो सब हम बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करके फिर अभ्यास प्रश्नों पर चलेंगे। और हम ये भी देख लेते हैं कि किन किन विषयों पर आज हम प्रश्न जो है वो करेंगे अभ्यास प्रश्न। मुहावरे लोकोक्तियां, वर्तनी, लिंग वचन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय और पर्यायवाची विलोम शब्द। आप जानते हैं कि मोस्टली यही वाले जो टॉपिक हैं, जैसे कि मुहावरे लोकोक्तियां हो गई, वर्तनी, पर्यायवाची विलोम शब्द, मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से प्रश्न आते ही आते हैं। तो इसलिए ये तो सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। तो चलिए फिर सबसे पहले हम एचपी जो पटवारी का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो इसका अगर हम हिंदी का सिलेबस आपको अगर बताएं तो जितने भी विषय हैं आप हिंदी व्याकरण में वो सभी आपको कवर करने ही होंगे। और ये हम किस आधार पर कह रहे हैं, अभी लेटेस्ट जो एचपी पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ है, अगर हम आपको उसका एक शॉर्ट एनालिसिस बताएं तो ये आपके सामने है। कुल प्रश्न जो आते हैं हिंदी में वो आते हैं 25, और उन 25 की जो बाइफर्केशन है वो ज़रा आप ध्यान से देखिए। स्वर एवं व्यंजन, जैसे कि ये महाप्राण है या अल्प प्राण है, य जो है वो संयुक्ताक्षर है क्या है, या किन वर्णों के मेल से बना है, किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। मुहावरे लोकोक्ति जो हमेशा ही आएगा। वाक्य शोधन, आपको एक अशुद्ध वाक्य दिया है, आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, कारक, तत्सम, तद्भव, छंद। मोस्टली ये बाकी एग्जाम्स में इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन कुछ जो सिलेक्टिव एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी टेट का हो गया, ये आपका ये हो गया पटवारी का, उसमें छंद जैसे टॉपिक आते हैं, जो कि नो डाउट क्वेश्चन एक आया है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। और उपसर्ग प्रत्यय, ये तो वो विषय हैं जिनमें से एक एक प्रश्न आया है, लेकिन याद रखिए एक एक प्रश्न ही जो है एक एक मार्क्स बनाता है, और एक एक मार्क्स ही आपको कितना आगे लेकर जा सकता है या कितनी पीछे लेकर जा सकता है, ये आप पर निर्भर करता है। और उसके बाद अब यहाँ पर ये जो देखिए 5 विषय हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द, उनमें से कुल मिलाकर 5 प्रश्न पूछे गए हैं कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका विलोम शब्द क्या है, इसका समानार्थी शब्द कौन सा है। तो उसमें से कुल मिलाकर आप देखिए 5 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर विकारी अविकारी शब्दों में से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये विकारी अविकारी शब्द कौन से? विकारी अविकारी शब्द वो जिनमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, वो सब। क्योंकि विकारी शब्द क्या होते हैं, जो कि किसी भी परिस्थिति में मतलब लिंग वचन के आधार पर बदल जाते हैं, जिनमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। और अविकारी कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब निपात शब्द जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं। तो इनमें से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए संधि विच्छेद और समास। आप जानते हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों में से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन हिंदी साहित्य भी है इसमें। तो एचपी पटवारी का जो एग्ज़ाम है और हिमाचल प्रदेश की जो बाकी की जो एग्ज़ाम्स हैं, सब इंस्पेक्टर का हो गया, ठीक है ना, सबॉर्डिनेट का हो गया, अलाइड का हो गया, उनमें मोस्टली हिंदी साहित्य और छंद जो है उसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जो ये देखा गया है। लेकिन एचपी पटवारी में आप देखेंगे कितने सारे टॉपिक कवर कर लिए गए हैं, मतलब एक ही पेपर में इतने सारे टॉपिक्स में से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो छंद और ये हिंदी साहित्य जो है, सोचिए हिंदी साहित्य में से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। और हिंदी साहित्य का मतलब ये नहीं है कि आपसे मतलब ये पूछा जाए कि प्रेमचंद जी की इस रचना में इसका पात्र कौन था, इतना डीपली तो अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन इसमें एटलीस्ट साहित्य की जो आधारभूत जानकारी है, जैसे कि वेदों जो वेद हैं, ठीक है ना, वो किस भाषा में लिखे गए हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, या फिर भाषा का अर्थ क्या होता है। तो हिंदी साहित्य की एक आधारभूत जानकारी कम से कम वो तो आपको पता होनी चाहिए। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना, ये हिंदी साहित्य का की पहली पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, कुछ ऐसे ऐसे जो प्रश्न हैं वो आपको हिंदी साहित्य में आते हैं। और इन सभी को मिलाकर देखिए कुल मिलाकर 25 प्रश्न जो हैं वो पूछे गए थे, जो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम हुआ था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदी व्याकरण का अभ्यास आपको कितना अधिक करना है अगर आप पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो
चलिए अब आते हैं हम अपने प्रश्नों पर। तो सबसे पहले हमने कहा था कि मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित हम करेंगे। तो 2 प्रश्न आपके सामने हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। पहला है, उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी क्योंकि उसने डैश रहे हैं। ये क्या है? अब ये समझ में नहीं आया, इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से पढ़िए। जी तोड़ मेहनत करना, बीड़ा उठाना, बाएं हाथ का खेल होना या पत्थर की लकीर होना। अब इसमें आप जिस लेवल पर है, ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट कहते हैं ना कि वो खीर बिल्कुल परोस के दे दी जाएगी। आपको खीर में भी थोड़ा सा देखना होगा, एनालाइज करना होगा। तो मेन क्या है कि आपको एक वाक्य दिया गया है, आपको देखना है कि इसमें कौन सा मुहावरा उपयुक्त है इन चारों में से। और इन चारों में से जैसे ये तो अपने आप एक मुहावरा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जो लोकोक्ति होती है वो तो एज इट इज़ वाक्य में प्रयोग हो जाती है, लेकिन जो मुहावरा होता है वो वाक्य के आधार पर बदल जाता है। तो चाहे इन्हें थोड़ा बदलना पड़े, लेकिन मुहावरा कौन सा आएगा यहाँ पर? जैसे उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी क्योंकि उसने जी तोड़ मेहनत की है या बीड़ा उठाया। अब किसी का बेड़ा उठाना मतलब जिम्मेदारी लेना। तो ये ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर किसी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, वो आपके बाएं हाथ का तो खेल होता नहीं है। या पत्थर की लकीर होना मतलब कि बिल्कुल अपनी बात पर अडिग रहना, ये भी कुछ नहीं है। तो मेन है आपका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन, कि उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी क्योंकि उसने जी तोड़ मेहनत की है। तो वो क्योंकि वह या तो वह जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये उसने जी तोड़ मेहनत की है या वह जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो लेकिन करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, जिसका मतलब है कि जी तोड़ मेहनत करना तो बहुत अधिक परिश्रम करना। दूसरा है, रमेश सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर छांट रहा है। अब क्या कर रहा है? इधर उधर हवा खा रहा है, खाक छान रहा है, मेहनत कर रहा है या दादागिरी कर रहा है। अब रमेश सरकारी नौकरी के लिए या तो मेहनत करेगा, देखिए, अब दादागिरी तो करेगा नहीं, ठीक है ना। खाक छानना, फिर ये खाक छानना मतलब कि बेकार व्यर्थ घूमना। तो इधर उधर मतलब कि ये फिर भी यहाँ पर सटीक बैठता है क्योंकि इधर उधर मेहनत कर रहा है। अब इधर उधर मेहनत करना ये चीज़ सही नहीं होती। मेहनत करने का मतलब होता है आपका एक लक्ष्य है, आप उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर और हवा खाना मतलब कि जस्ट वैसे ही बेकार में मतलब रहना। तो लेकिन खाक छाना यहाँ पर सबसे उपयुक्त रहेगा कि जैसे रमेश सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर खाक छान रहा है, कि इधर उधर मतलब फालतू में मतलब बस घूम रहा है, ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, व्यर्थ में घूमना। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। तो आपको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अब यहाँ पर जैसे जो सिंपल क्वेश्चंस हैं कि आपको यहाँ पर बताया है कि काम काज में कोरा होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? नमक मिर्च लगाना, इसका क्या अर्थ है? और मेरे पिताजी ने यह कार अपनी डैश से ली है, खेती करके ली है, सूझबूझ से ली है, गाड़ी कमाई से ली है या परिश्रम से। तब इन तीनों का उत्तर आपको छांटना है। मैं आशा करूंगी कि आप इसे पॉज करके पहले स्वयं से उत्तर जो है वो खोजेंगे, उसके बाद हमारा उत्तर जो है वो समझेंगे। तो जैसे देखिए, काम काज में कोरा होना, कोरा हम कहते हैं ना कोरा कागज, कोरा मतलब जो बिल्कुल ब्लैंक होता है जिसमें कुछ नहीं लिखा गया। और काम काज में कोरा होना मतलब कि अभी आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, अभी आप बिल्कुल नए नए हैं, आपको उसका भी कुछ भी अनुभव नहीं है। तो इसलिए काम काज में कोरा होने का अर्थ होता है काम पूरा नहीं करना, ऐसा नहीं, काम जल्दी खत्म करना ये भी नहीं, काम ईमानदारी से करना ये भी नहीं, बल्कि काम ना जानना, कि आपको काम नहीं पता है, आप बिल्कुल कोरे हैं, मतलब आप बिल्कुल नए हैं उस चीज़ के लिए। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। अगला है नमक मिर्च लगाना। और आई गेस ये वाला मुहावरा तो आपने हर जगह सुना होगा, जिसे कहते हैं ना तुम तो हर बात को ना बहुत नमक मिर्च लगा कर बताते हो। नमक मिर्च लगा के बताना मतलब बहुत बड़ा चढ़ा कर बताना, जैसे खाने में नमक और मिर्च डालना नहीं, दुख को बढ़ावा देना ऐसा नहीं। ये कोई दुख से मतलब हम इसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये सिर्फ दुख के लिए ही है। घुमा फिरा कर कहना या बड़ा चढ़ा कर कहना, तो घुमा फिरा कर नहीं, बड़ा चढ़ा कर कहना, ये चीज़ है। नमक मिर्च जैसे कहते हैं ना तड़का लगा देना उसमें, तो वो चीज़ है इसमें। और अब ये है अंत में कि मेरे पिताजी ने यह कार अपनी डैश से ली है। अब मेरे पिताजी ने यह कार अपनी खेती करके, अपनी खेती करके, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अच्छा, अपनी सूझबूझ से ली है। अब कुछ छात्र कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो ये भी आ सकता है सूझबूझ से, लेकिन ध्यान रखिए कि मुहावरों से संबंधित प्रश्न है। नो डाउट पेपर में अगर ऐसा कोई ऑप्शन आएगा, मतलब ऐसा कोई प्रश्न आएगा और उसमें सूझबूझ और गाड़ी कमाई दोनों हैं, या परिश्रम कि अपनी परिश्रम से ली है, वैसे तो अपनी के साथ परिश्रम नहीं आएगा, अपने परिश्रम, परिश्रम के साथ पुल्लिंग शब्द आता है, अपने परिश्रम से ली है। तो इसलिए यहाँ पे वैसे भी ये गलत हो जाता है। तो अंततः ये दोनों बचते हैं जो यहाँ पे दोनों फिट हो सकते हैं। लेकिन
पेपर में आपको दिया जाएगा कि कौन सा मुहावरा इसमें फिट बैठेगा, उपयुक्त रहेगा। तो अगर तो मुहावरा पूछे तो सूझबूझ कोई मुहावरा नहीं है, ये एक साधारण शब्द है। सूझबूझ से मतलब अपनी समझदारी से ली है। तो अब ऐसा कुछ नहीं, ये कोई मुहावरा नहीं है। तो गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना कि दूध बहुत गाढ़ा है, मतलब बहुत प्योर है, उसी प्रकार गाढ़ी कमाई का मतलब होता है कि बहुत ही कठिन परिश्रम से ली है, अपनी एक्चुअल कमाई से ली है, कठिन परिश्रम। तो इसलिए मेरे पिताजी ने यह कार अपनी गाढ़ी कमाई से ली है, अथक परिश्रम से ली है। तो इसलिए सही उत्तर होगा आपका सी ऑप्शन। तो आई होप मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित ये पांचों प्रश्न जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और देखिए भिन्न भिन्न प्रकार से आपसे वो प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अब आते हैं वर्तनी से संबंधित प्रश्नों पर, जो अधिकतर जो परीक्षाएं हैं उनमें आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न हैं आपके पास, और इसमें निर्देश क्या है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि आपके पास जैसे ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 जो हैं वो अशुद्ध हैं और केवल एक शब्द शुद्ध है, और वो आपको चूज करना है, उसका चयन करना है। तब है यानी, हींग, ईसाई और महाबली। इन चारों में से केवल एक शब्द की वर्तनी सही है जो आपको चूज करनी है। तब जैसे हम क्या बोलते हैं कि खाने में हींग डाली है या नहीं, हींग, तो ये बड़ा जा रहा है, दैट मीन्स कि बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो ये तो गलत हो गया। फिर ईसाई, ईसाई अगर आपने देखा हो अधिकतर तो इसमें दोनों ही बड़ी ई आती हैं, एक छोटी और एक बड़ी ई नहीं आएगी, दोनों ही बड़ी ई आएंगी, तो ये भी गलत हुआ। फिर महाबली, महाबली, इसमें ल के साथ छोटी की मात्रा नहीं आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। हम कहते हैं ना महाबली हनुमान, तो महाबली, बली नहीं होता, महाबली, आराम से बोलते हैं हम। तो इसलिए जो सही वर्तनी है वो पहले विकल्प की है, यानी। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट वन। अगला है उधम, उष्मा, गुरु या साधु। अब उधम नहीं होता, उधम होता है, उधम मचा रहे हैं, यहाँ पे बड़ा ऊ आना चाहिए था, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। अच्छा उष्मा, अब कई जगह आपने देखा होगा उष्मा लिखा होता है, लेकिन ऊष्मा होता है, ऊष्मा मतलब गर्मी, तो इसलिए ऊष्मा, यहाँ पर भी बड़ा ऊ आएगा, तो ये भी गलत हुआ आपका। अब गुरु, हम कहते हैं गुरु, हम ये तो कहते हैं गुरु, गुरु नहीं होता, गुरु कि गुरुदेव, तो इसमें र के साथ बड़े ऊ की मात्रा नहीं आएगी, र के साथ छोटे ऊ की मात्रा आएगी, तो इसलिए आपका ये भी गलत हुआ। अंततः जो आपका सही है वो है साधु, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन। फिर है तृतीय, कैंटीन, कैबिनेट और देहिक। अब तृतीय ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें त के पैर में री का स्वर आता है, ये इस प्रकार से आता है तृतीय, तो ये त्रिशूल वाला नहीं आएगा, ये त्रि आएगा, तृतीय, तो इसलिए ये गलत हुआ आपका। फिर कैंटीन, ये बिल्कुल सही है खैर आपका, लेकिन इसमें भी आपको देखना होगा कि अब जैसे ये है कि ये तो बिल्कुल सही है, बाकी दो भी आपको देखने हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उत्तर जो है वो दूसरे विकल्प में मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं आप फटाफट उसे चूज कर लें, बाकी 2 विकल्प भी देखिए। तो है जैसे कैबिनेट, कैबिनेट नहीं होता, हम जब भी बोलते हैं हम कहते हैं ना कैबिनेट, कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, तो यहाँ पे ए स्वर नहीं आएगा, ए का स्वर आएगा, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। और देहिक, देह, देह का मतलब होता है शरीर, तन, लेकिन देह के साथ जब इक प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो देह नहीं दैहिक हो जाता है। जैसे कि दिन का दैनिक हो जाता है, उसी प्रकार देह का दैहिक हो जाता है, तो इसमें भी ए की जगह ए का स्वर आएगा, तो ये भी आपका गलत हुआ। तो अंततः आपका जो सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प है। फिर आता है न्यौछावर, प्रौढ़, गौतम और पौरुष। अब न्यौछावर नहीं होता, कई जगह ये लिखा जाता है, लेकिन न्योछावर होता है। यहाँ पे औ का स्वर नहीं आएगा, ओ का स्वर आएगा, केवल एक मात्रा आएगी, तो न्योछावर होना चाहिए कि अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आपने कविता भी सुनी होगी, आप इजीली भी बोलेंगे ना तो हम कहेंगे कि वीरों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, देश के लिए अपने प्राण न्योछावर, न्यो, तो इसमें ओ का स्वर आएगा, औ का नहीं, तो इसलिए ये गलत है। फिर प्रौढ़ होता है, प्रौढ़, जैसे हम कहते हैं ना प्रौढ़ शिक्षा अनिवार्य है, प्रौढ़ मतलब जो वृद्ध से संबंधित, तो इसलिए प्रौढ़ नहीं प्रौढ़ आएगा, इसमें ओ की जगह औ आएगा, तो इसलिए ये भी गलत है। और नीचे है पौरुष, पौरुष नहीं होता, पौरुष, पौरुष, तो र के साथ बड़े ऊ की मात्रा नहीं छोटे ऊ की मात्रा आएगी, तो ये आपका छोटे ऊ की मात्रा आएगी यहाँ पे, तो ये भी गलत हुआ। लेकिन गौतम, गौतम ऋषि नाम सुना है ना आपने, तो इसलिए गौतम, ये वर्तनी जो है ये बिल्कुल सही है। और अंतिम प्रश्न वर्तनी का आदर्श। अब आदर्श में आएगा, आपको सभी को पता होगा, इसमें श षटकोण वाला नहीं आता, श शलगम वाला आता है,
ये वाला श आएगा इसके साथ, ठीक है ना। तो याद रखिए आदर्श में ये वाला श आएगा। फिर वेशभूषा, अब ये तो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन फिर भी हमें बाकी दो विकल्प देखने हैं। उत्कर्ष, अब उस उत्कर्ष में, ठीक है ना, अब ये श शलगम वाला नहीं आएगा, श षटकोण वाला आएगा यहाँ पर, तो इसलिए ये भी गलत है। और संतोष, इसमें भी श शलगम वाला नहीं आएगा, श षटकोण वाला आएगा, तो ये भी गलत है। तो अंततः जो आपका सही है वो सेकंड ऑप्शन है, वेशभूषा। और याद रखिए जब भी किसी शब्द में दो श आते हैं तो दो श में हमेशा जो पहला वाला श होता है वो श शलगम वाला होता है, और जो दूसरा श होता है वो श षटकोण वाला होता है। 99.99% केसेस में यही होता है। हाँ, अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं, फिर भी कोई, लेकिन फिर भी 99% केसेस में यही रूल है आपका। चलिए, तो वर्तनी से संबंधित प्रश्न हो गए, मुहावरों से संबंधित प्रश्न हो गए। अब आते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर। तो 5 प्रश्न आपके सामने हैं, फटाफट इनका जो सही उत्तर है वो छांटिए। लुहार, ब्राह्मण, मयूर, प्रेक्षक और तेली, इन सभी का आपको जो है स्त्रीलिंग जो है वो छांटना है दिए गए विकल्पों में से। तो फटाफट छांटिए, मैं 1 मिनट का समय दे रही हूँ आपको, उसके बाद हम इसका जो उत्तर है वो डिस्कस करते हैं। लुहार, लुहारी, लुहारिन, लोहारिन या लुहराइन, ठीक है ना। जैसे जेठ का जेठानी होगा या जेठाइन होगा, कन्फ्यूजन रहती है इनमें, तो इसलिए लिंग वचन के प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि यू नेवर नो कब कौन सा प्रश्न पेपर में आ जाए। तो अब देखिए, लुहार का बेसिकली लुहारिन ही होता है, करेक्ट ऑप्शन बी है इसका। फिर ब्राह्मण, अब ब्राह्मण का ब्राह्मणी, ब्राह्मिणी, ब्राह्मिणी। अब एक चीज़ से ध्यान रखें, यहाँ पे ण है, तो इसका जो स्त्रीलिंग होगा उसमें भी ण होगा, न नहीं होगा। तो जो दूसरा विकल्प है वो तो सबसे पहले ही गलत हो गया। याद रखिए कि जब भी बाई चांस, वैसे तो आपको उत्तर सही पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ना पता हो तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर विकल्प दिए गए हैं तो जो गलत विकल्प हैं, जो आंसर हो ही नहीं सकते, उन्हें पहले एलिमिनेट कीजिए। आपको सोचने का, आपकी मतलब एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा, कि जैसे आपको पता चल गया बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ब्राह्मी, ठीक है ना, ये तो एक जड़ी बूटी का नाम है, ब्राह्मण का ब्राह्मी ही नहीं होता, ब्राह्मणी या ब्राह्मण कुछ इस प्रकार का होगा, तो इसलिए ये भी आपका गलत है। तो 2 विकल्प तो पहले ही हट गए, अब बचा ए और सी ऑप्शन। क्या है? ब्राह्मणी और ब्राह्मिणी। अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मिणी ही होगा, तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन है, ठीक है ना। तो वहां से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो देखिए क्या है ना कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी इन दोनों पर वर्क करना है, और वो तभी आएगा जब आपको सबसे पहले तो ज्ञान होगा, ज्ञान का होना तो अनिवार्य है, और ज्ञान के साथ साथ जब आप रेगुलर तरीके से अभ्यास जो है नियमित रूप से करते रहेंगे, तब जाकर आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो सही होगी। फिर आता है मयूर। मयूर का मतलब क्या होता है? मोर। तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मयूरा, मयूरिनी, मयूरी या मयूरिन। ऑप्शंस जो हैं देखिए कितने क्लोज ऑप्शंस हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसमें, लेकिन याद रखिएगा इसीलिए हम ऐसे से अभ्यास प्रश्न आपके लिए लेकर आते रहते हैं कि यहीं पर एटलीस्ट आप देखते रहें। अगर आपको थ्योरी पढ़ने का ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, आपका ज़्यादा समय थोड़ा सा जीके या कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने में जा रहा है, तो एटलीस्ट हिंदी भाषा जो है वो आप इन वीडियोस के माध्यम से ही कुछ कुछ अभ्यास तो आपका होता ही रहे। तो मयूर का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है मयूरी। मयूर, मयूरी, तो ये आप याद रखिएगा। फिर आता है प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब क्या होता है? जो कि जैसे कहते हैं ना निगरानी रखता है, ऑब्जर्वर, जो ध्यान रखता है कि उस पर नज़र रखी हुई है अच्छे से, ऑब्जर्वर। तो इसलिए प्रेक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्राक्षिक, प्रेक्षिक, प्रेक्षिका या प्राक्षिका। अब प्रेक्षक है तो प्रेक्षिका या प्रेक्षिक, इनमें से ही लग रहा है, प्राक्षिक या प्राक्षिका तो नहीं होगा, तो इन दोनों को पहले हटाइए। अब प्रेक्षक, तो इसमें आपका प्रेक्षिका, ये आपका सही है। जैसे अध्यापक, अध्यापिका, उसी प्रकार प्रेक्षक, प्रेक्षिका। तो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन। और अंत में है तेली। अब ये तेली, अब तेली से आपको मुझे लगता है याद आएगा तेनालीराम। वैसे तेली जो है ये आपका मुख्यतः, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो ये वर्ण की बात करें तो वैश्यों में आता है। जैसे कि वैश्य कौन होते हैं? जो बिजनेस से, व्यवसाय से संबंधित थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। तो वैश्य किन्हें माना जाता था? जो बिजनेस करते थे। जैसे परचून की दुकान खोली, हम कहते हैं ना बनिया की दुकान से ये लिया। अब बनिया की दुकान का मतलब ये नहीं होता कि वो बनिया ही है, मतलब अग्रवाल वगैरह, ये मित्तल, सिंगला, ये सब नहीं। बनिया की दुकान से लिया मतलब बनिए मोस्टली उन्हें कहा जाता है जैसे कि जो ये शॉप्स वगैरह चलाते हैं, व्यवसाय, बिजनेसमैन, मतलब
उनके लिए मोस्टली यूज होता है। तो तेली का मतलब भी वही होता है जैसे कि जो ऑयल बिजनेस में था, जो तेल के व्यवसाय में था, लेकिन इसे आप व्यावसायिक व्यक्ति कह सकते हैं। अब तेली का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होगा? तेलिन, तेली, ताली। अब ताली तो नहीं होगा बिल्कुल, तेलाइन, तो इसमें ये नहीं, तेली का होगा तेलिन। ये आपका सही विकल्प है। तो ये सारे याद रखिएगा। अगला देखिए, अब आता है वचन से संबंधित प्रश्न। और निर्देश क्या है? परीक्षा में निर्देश आपको अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको छांटना क्या है। जैसे है, निम्न में से वचन की दृष्टि से भिन्न शब्द छांटना है। स्पेसिफिकली आपको दिया है कि आपको जो इन चारों में से वचन की दृष्टि से भिन्न शब्द छांटना है। वचन मतलब एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल। तब सबसे पहला विकल्प देखिए, 6 प्रश्न आपके सामने। मैं चाहूंगी कि पॉज करके पहले आप स्वयं से उत्तर इसका खोजिएगा। देखिए, कौवा, सड़क, रात और पुस्तक। अब इसमें से कैसे छांटा जाए? तो सामने देखने से वैसे तो नहीं पता चल रहा, लेकिन ऐसा करते हैं इसका बहुवचन में लाकर देखते हैं, क्योंकि चारों एक वचन में है। कौवा, कौवे, सड़क, सड़कें, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें। तो ये आपको एक पैटर्न समझ में आया? सड़कें, रातें, पुस्तकें, तीनों के बहुवचन में आपका ए आया, लेकिन कौवा का कौवे ए आया। तो इन तीनों का जो बहुवचन था वो एक पैटर्न पे था, और इसका जो था वो एक पैटर्न पर था। तो इन चारों में से भिन्न कौन सा हुआ? आपका ए ऑप्शन। इस प्रकार से आप वचन की दृष्टि से देखेंगे। फिर आता है आपका दूसरा प्रश्न, प्रजा, भीड़, लोग या जनता। अब जो प्रजा है वो हमेशा इसका बहुवचन या वो करेंगे नहीं, प्रजा हमेशा एक वचन में आती है। जैसे कि इस देश की प्रजा सब जानती है, इस देश की प्रजा अपने शासक से बहुत प्रसन्न है। तो इस राज्य की प्रजा तो हमेशा एक वचन में आता है। तो ये तो हो गया आपका सिंगुलर, एक वचन। भीड़, यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा है, हर जगह से भीड़ को हटाओ, हर प्रदेश में आज भीड़ लगी हुई है, तो ये भी हमेशा एक वचन में आता है। ठीक है ना? फिर जनता, जनता सब जानती है, इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता, हर देश की जनता, हर प्रदेश की जनता, ये भी हमेशा एक वचन में आता है। लेकिन लोग, लोगों के लिए हम क्या कहते हैं? लोग, लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये हमेशा बहुवचन में आता है। लोग आ रहे हैं, लोगों ने देख लिया, तो इसलिए लोग जो है वो हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो इसलिए सबसे भिन्न कौन सा है? सी ऑप्शन। फिर आता है सामान, प्राण, सामग्री और सोना। अब तुम कितना सारा सामान ले आए? सामान आ चुका है, सामान रख दो, सामान भारी है, सामान कम है, सामान ज़्यादा है, तो यानी कि ये भी हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होता है। अब प्राण निकल गए, उसने प्राण त्याग दिए। ठीक है ना? तो प्राण जो है वो हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है। पहले वाला हमेशा एक वचन में, दूसरे वाला हमेशा बहुवचन में। अच्छा, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा, दैट मीन्स कि ये दोनों अगर बिल्कुल डिफरेंट हैं तो आंसर इन दोनों में से एक होगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो बाकी के जो 2 शब्द हैं वो इन दोनों में से किससे मैच करते हैं। तो अब है सामग्री। हम कहते हैं भोजन की सारी सामग्री ले आओ, तो जितनी मर्जी सामग्री हो, सामग्री में चाहे 1 वस्तु हो, 4 वस्तुएं हो, 10 वस्तुएं हो, 1000 वस्तुएं हो, लेकिन कही जाएगी वो सामग्री ही। किसकी सारी सामग्री ले आओ? कला की सारी सामग्री ले आओ, संगीत की सारी सामग्री ले आओ, खाने की सारी सामग्री ले आओ। तो जो सामग्री है, ठीक है ना, वो लाई जाती है, वो हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होती है। और सोना, सोना महंगा हो गया, सोना आभूषण बनाने के काम आता है। हम ये तो नहीं कहते ना कि सोना सोने आभूषण बनाने के काम आते हैं। सोना आभूषण या गहने बनाने के काम आता है। तो इसलिए जो धातु होती है वो भी हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। दैट मीन्स कि जो सबसे भिन्न है वो है बी ऑप्शन, प्राण, जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आगे देखिए, अगला है शेर, कमल, आंसू और कथा। अब इसका बहुवचन बनाते हैं, क्योंकि ये सारे ही जो हैं ये आपके एक वचन में हैं। शेर, 1 शेर आ गया, 2 शेर आ गए, 5 शेर आ गए। दैट मीन्स क्या पता चला, एक वचन हो या बहुवचन, जो ये शब्द है शेर, ये एज इट इज़ रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ये एक वचन में भी शेर रहेगा, बहुवचन में भी शेर रहेगा। फिर कमल, मैं तुम्हारे लिए कमल का फूल लाया हूँ, एक कमल का फूल लाया हूँ तो कमल रहा। फिर इस तालाब में बहुत सारे कमल के फूल खिले हैं, कमल खिले हैं। अब कमल खिला है या कमल खिले हैं, एक वचन में भी कमल ही रहा, बहुवचन में भी कमल ही रहा। तो ये भी उसी पैटर्न पर है। आंसू,
मेरा एक आंसू गिरा, मेरा एक आंसू पूरे समुद्र के समान है। तो आंसू एक वचन में भी वही रहा और मेरे आंसू टपक रहे हैं, आंसू बहुवचन में भी वही रहा। तो दैट मीन्स इन तीनों का पैटर्न एक ही है कि ये एक वचन या हो या बहुवचन हमेशा समान रहते हैं। लेकिन कथा, कथा का बहुवचन क्या होता है? कथाएं। मैंने एक कथा सुनी, आज मैंने 2 कथाएं सुनी, यानी कि इसने बहुवचन में अपना रूप जो है वो बदल लिया, परिवर्तित हो गया ये। तो इसलिए कथा जो है यहाँ पे सबसे भिन्न है। अगला बालक, मोर, कन्या और रोग। अब बालक, एक बालक आया है, 10 बालक आए हैं, एक वचन में बहुवचन में सेम रहा। मोर, मोर नाच रहा है, सभी मोर नाच रहे हैं, वहाँ बहुत से मोर इकट्ठे हुए हुए हैं, एक वचन में बहुवचन में समान रहा। कन्या, आज एक कन्या मेरे द्वार आई, आज 10 कन्याएं मेरे घर आईं। अब यानी कि ये जो कन्या शब्द है ये वचन के आधार पर बदल गया, एक वचन में कन्या, बहुवचन में कन्याएं। लेकिन रोग, मुझे बहुत ही भयंकर रोग हो गया है, एक रोग, बहुवचन क्या होगा? उसे तो बहुत सारे रोगों ने उसे तो बहुत सारे रोग हुए हैं, उसे तो बहुत सारे रोग लगे हैं। उसे जैसे हम कहते हैं ना कि इसे डायबिटीज़ भी है, थायराइड भी है, आर्थराइटिस भी है, कितने सारे रोग हैं इसे। तो एक वचन में भी बहुवचन में भी रोग शब्द समान रहा। दैट मीन्स बालक, मोर और रोग तीनों एक वचन बहुवचन में समान है, लेकिन कन्या जो है वो भिन्न है। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। और आखिरी प्रश्न, तुम, आप, वे और मैं। याद रखिए ये चारों जो हैं ये आपके सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन इसमें भी एक वचन बहुवचन होता है। अब जैसे है तुम, ये सब किसी भी वाक्य में लगा लीजिए, हम क्या कहते हैं? तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो, लग रहे हो, थोड़ा बहुवचन सा लगता है ना, तो ये बहुवचन के अंतर्गत आ जाता है। आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये भी बहुवचन के अंतर्गत आ जाता है, सम्मानजनक। वे आ गए हैं। अब ये हम अगर जैसे माता पिता, कोई अगर एक भी व्यक्ति हो जिसे हम सम्मान के साथ बुलाएं कि आपने गुरुजी को बुलाया था ना, वे आ गए हैं, या आपने माता को बुलाया था ना, वे आ गई हैं। तो चाहे ये एक वचन हो, लेकिन ये सम्मानजनक शब्द है, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। लेकिन मैं, ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, ये हमेशा एक वचन में होगा। तो इसलिए जो सबसे भिन्न है वो आपका आखिरी विकल्प है सही उत्तर। तो आई होप यहाँ तक आपको सारे प्रश्न जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके केवल 4 ही प्रश्न हैं, ध्यान से देखिए और इसका उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, और परंपरागत उक्ति। बताइए इनका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो जैसे है आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिग्रह। इसे याद रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इसे हम जनरल अपनी मतलब लैंग्वेज में, अपनी मतलब बोलचाल की भाषा में यूज़ नहीं करते। आवश्यकता से अधिक धन का जो त्याग होता है उसे अपरिग्रह कहते हैं। फिर जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अब शक्तिशाली, अरे शक्तिशाली ये भी है वो भी हो सकता है, प्रतिभाशाली ये भी है वो भी हो सकता है, पराक्रमी ये भी है वो भी हो सकता है, लेकिन अद्वितीय, सबसे पहले तो द्वितीय का मतलब क्या होता है? दूसरा, ठीक है ना। लेकिन अद्वितीय, अ उपसर्ग लगने से क्या होता है? उसका ऑपोजिट। तो द्वितीय मतलब दूसरा और अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो। वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। फिर वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। तत्काल मतलब एकदम से अचानक कविता करने में कुशल हो, मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना, आपने रैप सुना होगा या फिर गली बॉय मूवी देखी होगी कि सामने वाला कुछ बोल रहा है और आपने इमीडिएटली उस पर रिप्लाई किया कविता के रूप में ही। तो मतलब कि इमीडिएटली आप उस पोएम को बोल रहे हैं, बना रहे हैं, उसे कहते हैं तत्काल कविता करने में कुशल होना। और उसे क्या कहा जाता है? अब सुकवि। अब जैसे चारों में कवि है, सुकवि, महाकवि, आशु कवि और राजकवि। सु उपसर्ग किस लिए आता है? अच्छा कवि, मतलब सुकवि है मतलब कि अच्छी कविताएं बोलता है, तो उसे हम कह सकते हैं महाकवि। जो महान महान काव्य लिखते हों, बड़े बड़े काव्य लिखते हों, उसे उन्हें महाकवि कहते हैं। राजकवि जो राजा के लिए, किसी पर्टिकुलर मतलब राजघराने के लिए जो कवि प्रयुक्त नियुक्त किए जाते हैं उन्हें राजकवि कहा जाता है। लेकिन आशु कवि, अब ये जो आशु का मतलब होता है ये होता है बहुत जल्दी। जैसे कि हम कहते हैं आशु भाषण।
आशु भाषण मतलब कि बहुत ही जल्दी जल्दी में आपने मतलब फटाफट भाषण करके आप निकल पड़े, तो हम कहते हैं कि वो नेताजी तो आशु भाषण करके चले गए, मतलब फटाफट अपना भाषण दिया और चले गए। उसी प्रकार होता है आशु कवि, जिन्होंने बिल्कुल इमीडिएटली अपनी जो कविता है वो बनाई हो और बोली हो एट अ टाइम, इमीडिएटली। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। याद रखिए वाक्यांश के लिए जो शब्द होते हैं ये आप एक सीरीज में चलते हैं, जिससे आपको मतलब आगे के लिए भी याद रहता है। जैसे मैंने आपको भी आशु कवि का एग्जाम्पल बताया कि आशु मतलब होता है एकदम से, सडनली या जल्दी में, ठीक है ना। तो आशु कवि या आशु भाषण मतलब ऐसे से, तो उससे आपको आशु शब्द से अगर कोई और होगा, ठीक है ना, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका एक्सपेक्टेड मीनिंग क्या हो सकता है। और परंपरागत उक्ति, उक्ति मतलब होता है कुछ भी जो आपने बोला है, और परंपरागत मतलब जो पहले से चलती आ रही है, जो पहले से आप सुनते आ रहे हैं। तो अब जैसे है सूक्ति, सूक्ति तो वो होता है जैसे किसी ने सु जमा उक्ति, सूक्ति कि किसी ने कुछ अच्छा प्रवचन दिया है, उससे हम कहते हैं सूक्ति। किसी ने कोई अच्छा वाक्य, जैसे हम कहते हैं ना कोट्स, उनके कोट्स ये हैं, ठीक है ना, तो वो होती हैं सूक्तियाँ। विरक्ति होता है कि दीन दुनिया से मतलब कि भैया मुक्त हो गए, वो तो विरक्ति हो गई, वो तो परंपरागत उक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, पुनः उक्ति कि दोबारा बोलना, पुनः उक्ति, इसमें विसर्ग संधि है, पुनः जमा उक्ति यानी कि एक बात को दोहराना, तो होता है पुनरुक्ति, रिपीटेशन। लेकिन अनुश्रुति, अब जैसे कहते हैं ना हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, मतलब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो परंपरागत का मतलब भी क्या होता है कि जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं, जिसके पीछे पीछे, कि ये चीज़ परंपरा से चलती आ रही है तो हम भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो अनुश्रुति, अनु का मतलब होता है उसके पीछे पीछे, जैसे अनुज, अग्रज मतलब बड़ा, और अनुज उसके बाद मतलब उसके पीछे पीछे जो है आया है। और श्रुति मतलब कि सुनना। तो अनुश्रुति की यानी कि जो हमने मतलब कि जो बहुत प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं, तो वो आपकी हुई परंपरागत उक्ति की। ये तो बहुत ही प्रचलित कथन है, मतलब अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, ठीक है ना। तो वो आपकी परंपरागत उक्ति हुई, उसे अनुश्रुति कहा जाता है। तो याद रखिए इस चीज़ को। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है उपसर्ग प्रत्यय, जिनमें से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो अब देखिए पहले 3 प्रश्न आपके सामने हैं। कौन सा प्रत्यय श्रम के साथ नहीं लगेगा? चलिए एक भिन्न प्रकार का प्रश्न है। श्रम एक शब्द है, श्रम मतलब मेहनत करना। अब इन चारों में से कौन सा प्रत्यय इसके साथ नहीं लगेगा? यानी कि श्रम जमा इक प्रत्यय कौन सा होता है, जो शब्द के पीछे लगता है, और उपसर्ग कौन सा होता है, जो शब्द के आगे लगता है। तब श्रम जमा इक श्रमिक, ये तो होता है वर्ड। श्रम जमा ईन श्रमीन, ये आपने वर्ड कभी सुना है? बिल्कुल नहीं। तो एक्चुअली ये जो प्रत्यय है ये श्रम के साथ नहीं लगेगा। तो वैसे तो हमें अपना सही उत्तर मिल गया, बट फिर भी बाकी 2 शब्द देखिए। जीवी, श्रम जीवी, ठीक है ना, जो मेहनत के बल पर जीते हैं, श्रम जीवी, तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। और श्रमशील, जैसे हम कहते हैं ना कार्यशील, जो कार्य में लगा रहता है, और श्रमशील जो मतलब मेहनती व्यक्ति होता है। तो श्रमशील भी होता है, श्रमजीवी भी होता है, और श्रमिक भी होता है, लेकिन श्रमीण नहीं होता। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, कि ये जो प्रत्यय है ये श्रम शब्द के साथ नहीं लगेगा। अगला है अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं लगेगा? अब ये अनु उपसर्ग है, यानी इन चारों के पहले आना चाहिए ये। तो अब जैसे है क्रम अनुक्रम, राग अनुराग, गमन अनुगमन, और यश अनुयश। अच्छा मैं कहती हूँ, अगर आपको अनुराग तो सभी ने सुना है, अनुक्रम और अनुगमन अगर आपको नहीं भी पता, चलो मैं कहती हूँ एक बार को, अगर आपको नहीं भी पता, लेकिन यश का अपयश तो पता है ना। ये तो कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, कठिन शब्द नहीं है, बहुत बार आपने सुना है यश अपयश, अपयश मिला। न्यूज़ में अधिकतर आप सुनते रहते होंगे, समाचारों में या जनरल अपनी लैंग्वेज में भी, बोलचाल की भाषा में, यश अपयश। तो आपको इतना तो पता है ना, यश के साथ अप उपसर्ग लगता है, अनु उपसर्ग नहीं लगता। तो एटलीस्ट वहाँ से ही आप समझ सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन होगा। तो इसलिए याद रखिए, कभी भी प्रश्न को देखकर ना, कोई भी प्रश्न हो, किसी भी विषय से हो, डरिए मत। कभी कभी विकल्प जो होते हैं वो आपके डर को दूर करने के लिए दिए जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी होते हैं, लेकिन कभी कभी उसका फ़ायदा उठाइए। वो कहते हैं ना कि आप अगर आपके सामने कोई चैलेंज आया, उसे अपॉर्चुनिटी के वे में लीजिए, प्रॉब्लम के वे में नहीं। तो आप इसे अपॉर्चुनिटी लीजिए कि यश का अपयश तो आपको पता है ना, दैट मीन्स अनु उपसर्ग इसके साथ तो नहीं आएगा। तो आपका सही उत्तर है डी ऑप्शन। फिर है भिन्न शब्द छांटिए। अब ये उपसर्ग प्रत्यय का प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपको उपसर्ग प्रत्यय के अनुसार ही एक भिन्न शब्द छांटना है। लेकिन पेपर में आपको ये सिंपल इतना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि उपसर्ग प्रत्यय के प्रश्न अब आए हैं। पेपर में आपको क्लियरली दिया जाएगा
कि दिए गए विकल्पों में से उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द छांटिए। तो आप टेंशन मत लीजिए, पेपर में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए होंगे। अब है संसर्ग। तो इसका जो हम इसमें उपसर्ग कौन सा है? सम, स और म के नीचे हलंत। संस्कृति, सम जमा कृति। समतल, सम जमा तल। और संपूर्ण, सम जमा पूर्ण। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये चारों ही सेम है। अब अंतर क्या है? भिन्न शब्द कौन सा है? इसमें भी सम उपसर्ग, इसमें भी सम, इसमें भी सम और इसमें भी सम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर स्टूडेंट्स जल्दबाजी में फटाफट बी ऑप्शन चूज करते हैं कि भाई संस्कृति है तो ये संस और कृति, यही भिन्न होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सम जमा सर्ग, इसीलिए कहते हैं ना कि उपसर्ग प्रत्यय, संधि विच्छेद, समास, ये सभी शब्द यहाँ पर काम आते हैं। सभी के सभी इंटर रिलेटेड हैं। तो इस ये जो जब हम कहते हैं ना समसर्ग, तो सम में जो म है उसके नीचे हलंत आता है, यानी कि जो म है वो आधा है। संस्कृति, सम जमा कृति, इसमें भी म के नीचे हलंत आता है, म आधा होता है। संपूर्ण, इसमें भी म देखिए आधा है, पूरा नहीं है। लेकिन समतल में म पूरा है। ये है अंतर। और इसीलिए जो सबसे भिन्न शब्द है वो आपका सी ऑप्शन है। सम यानी कि समान, बिल्कुल समान तल, मतलब कि बिल्कुल हर जमीन जो है, जो तल है, ठीक है ना, वो हर जगह से समान है। तो इसमें म पूरा है, इसलिए चारों में ये जो शब्द है ये सबसे भिन्न शब्द है। अगला देखिए, 3 प्रश्न हैं। किस शब्द में आगत उपसर्ग है? आगत का मतलब क्या होता है? आगत किसके स्थान पर हम इस्तेमाल करते हैं? विदेशज। और विदेशज क्या होता है? अगर आपने शब्दों के प्रकार पढ़े हो तब आपको पता चलेगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और आगत मतलब विदेशज, कि जैसे विदेशी मतलब क्या होता है? जो हमारे देश का नहीं है, कहीं बाहर से आया है। उसी प्रकार आगत जो हमारे यहाँ के नहीं है, कहीं और से आए हैं। तब जैसे कि उपसर्ग होते हैं, हमने पीछे किया अभी, सु, सम, ये सारे हिंदी या संस्कृत के हैं, जो भारत के ही होंगे। लेकिन आगत उपसर्ग कौन से हो सकते हैं? जैसे जो उर्दू या फारसी के हों या अंग्रेजी के हों। तो जैसे अब परलोक, ये एक तो आपको ये पहले ही पता चल जाना चाहिए, परलोक ये हिंदी का शब्द है। तो जैसे परसर्ग, परलोक, तो ये हिंदी का उपसर्ग है, हिंदी या संस्कृत का, लेकिन है ये भारत का ही, ठीक है ना, ये आगत नहीं है, इतना हमें श्योर है। कुचक्र, अब कुचक्र आ गया, कुकर्म आ गया, ये तो वैसे ही संस्कृत का शब्द है, शुद्ध हिंदी वाला शब्द है। तो ये तो वैसे ही हमारा मतलब कि तत्सम उसमें आ जाता है, उपसर्ग में, आगत में आएगा ही नहीं। भरपेट, भरकर, मतलब भरपेट कि पेट भरकर खाना मिला, तो भर ये आपका हिंदी का शब्द है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी आपका तद्भव में आ जाएगा, मतलब आगत नहीं है, ये देश का ही है। लेकिन हमदर्द, जैसे हम कहते हैं ना हमदर्दी दिखा रहे हो, ये थोड़ा सा उर्दू भाषा का शब्द है। जैसे हम नवा मेरे, गाना सुना होगा आपने, या हम नवा, हम राही, तो ये सारे क्या है? ये उर्दू फारसी मूल के शब्द हैं। वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो हम उपसर्ग हैं, हमदर्द, हम राही, हम सफ़र, हम नवा, हम नवाज, तो ये सारे जो हैं ये आपके उर्दू फारसी मूल के शब्द हैं। तो ये उपसर्ग जो है ये उर्दू फारसी मूल का है, और इसलिए ये आगत उपसर्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। फिर किसी में एक से अधिक उपसर्ग नहीं है, किस में? इन ये जो 4 आपको शब्द दिए गए ना, इनमें से किसमें एक से अधिक उपसर्ग नहीं है, यानी कि इनमें 3 में, कम से कम 3 में आपके एक से अधिक उपसर्ग हैं। तो चलिए पहला शब्द देखते हैं, समालोचन। अब इसमें आप सारे उपसर्ग प्रत्यय अलग कर देंगे तो क्या बनेगा? सम आ लोचन। आप ये नहीं कहेंगे समा जमा लोचन, सम जमा आ जमा लोचन, तो 2 उपसर्ग हुए। लोचन मतलब होता है नेत्र। प्रत्यपवाद, प्रति अप जमा वाद, प्रति जमा अप जमा वाद, प्रत्यपवाद, तो इसमें भी प्रति और अप 2 उपसर्ग हैं। व्याकरण, वी जमा आ जमा करण, तो इसमें भी 2 उपसर्ग हैं, वी जमा आ जमा करण। लेकिन नालायक, तो इसमें ना जमा लायक, हम कहते हैं ना ये तो लायक इंसान है, लेकिन लायक का विलोम क्या होगा? नालायक। तो इसमें कोई 2 उपसर्ग नहीं है, केवल 1 उपसर्ग है, ना उपसर्ग है। और ये भी आपका एक तरह से आगत उपसर्ग का ही है। हम जैसे कहते हैं ना लायक, तुम इस चीज़ का लायक ही नहीं हो। लायक एक उर्दू फारसी मूल का शब्द है, तो इसलिए नालायक जो है उसमें भी आगत उपसर्ग लगा है। तो इसमें केवल 1 उपसर्ग है, तो सबसे भिन्न यही हुआ। बाकी इन तीनों में जैसे सम जमा आ 2 उपसर्ग थे, प्रति जमा अप 2 उपसर्ग थे, वी जमा आ 2 उपसर्ग थे। और अंतिम प्रश्न है उपसर्ग प्रत्यय का, किसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है।
मतलब कि अब जैसे ये जो 4 शब्द हैं इनमें 3 शब्द ऐसे जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, लेकिन कोई एक शब्द होगा जिसमें उपसर्ग या प्रत्यय दोनों में से कोई एक नहीं होगा। तो जैसे है अछूता। अब इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है? छू। छू या छूत। हम जैसे कहते हैं ना, तू इस सामान को छू के दिखा, ठीक है ना, इस चीज को छू के दिखा। तो छू भी आपका एक मूल शब्द हो सकता है, या छूत। हम कहते हैं ना, हम छुआ छूत को नहीं मानते, तो या ये छूत की बीमारी है, मतलब टच करने की। तो इसलिए अगर हम छू या छूत दोनों में से किसी को भी मूल शब्द मान लें, तब भी अ उपसर्ग तो निकलता है और आ उपसर्ग या ता उपसर्ग निकलता है। दैट मीन्स इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। फिर उपद्रवी। अब उपद्रवी में द्रव जो है वो आपका मूल शब्द है द्रव, जिसमें उप उपसर्ग है और ई, बड़ी ई की मात्रा जो है वो प्रत्यय है। उप जमा द्रव जमा ई, उपद्रवी। इसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। फिर बेनामी। बेनामी बहुत सिंपल है, नाम मूल शब्द है, बे जमा नाम जमा ई, बे उपसर्ग है, नाम मूल शब्द, ई प्रत्यय, तो इसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। लेकिन जो आखिरी विकल्प है आपका लाजवाब, इसमें आपका मूल शब्द क्या है? इसमें आपका मूल शब्द है जवाब। अपने आप में कंप्लीट वर्ड है वो, इसे आप और नहीं तोड़ सकते। तो जवाब आपका मूल शब्द है और इसमें ला जवाब, तो ला उपसर्ग है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। तो सही विकल्प आपका कौन सा हुआ? डी ऑप्शन, क्योंकि बाकी 3 में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों थे, लेकिन आखिरी विकल्प में केवल उपसर्ग था, प्रत्यय नहीं था। तो याद रखिएगा। आई गेस यहाँ तक जितने भी हमने प्रश्न किए वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गए होंगे। और चलिए सबसे अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं, पर्यायवाची और विलोम शब्दों से संबंधित प्रश्नों को लेकर, क्योंकि हर पेपर में इनसे संबंधित कम से कम 2 या 3 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए सबसे पहले निर्देश पढ़ लीजिए क्या है। निम्न में से कौन सा दिए गए शब्दों का पर्यायवाची नहीं है? क्योंकि आप देखिए कैसे आपको पता चलेगा, निर्देश आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि जो दिया गया शब्द है, जैसे पहला जो शब्द है हनुमान, हो सकता है कि इन चारों में से कोई एक ही हो हनुमान का पर्यायवाची, आपको वो ढूंढना हो। या फिर जैसे यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि इन चारों में से 3 तो हनुमान के पर्यायवाची हैं, हनुमान जी के, लेकिन एक उनका पर्यायवाची नहीं है, वो हमें जानना है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि इसमें 3 हनुमान जी के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, तो वो हमें छांटना है। अब पवन सुत, ये तो आएगा, सबको पता है भाई, पवन पुत्र हनुमान है वो, पवन सुत हनुमान। तो ये मारुति, उनका नाम है ही है। अंजनी पुत्र, उनकी माता का नाम अंजनी था, तो इसलिए ये तीनों ही इनके पर्यायवाची हैं। लेकिन विनायक, अरे विनायक गणपति जी को कहा जाता है, गणेश जी को कहा जाता है, वो आपको पता होगा। तो इसलिए जो सही विकल्प है वो 4th ऑप्शन है कि ये हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है, ये गणेश जी को कहा जाता है, विनायक। फिर है आकाश। आकाश में देखिए व्योम, अंबक, अनंत और नभ। अब नभ और व्योम ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये आकाश या आसमान के पर्यायवाची हैं। अब आता है अंबक और अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई अंत नहीं है, और अंबक, अब जैसे ही स्टूडेंट्स अंबक देखते हैं उन्होंने फटाफट लगता है कि ये तो भाई आसमान का ही पर्यायवाची है। क्यों? क्योंकि आकाश का पर्यायवाची होता है अंबर, लेकिन ये अंबर नहीं है, ये अंबक है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। अंबक और अंबर, र और क दोनों के भिन्न अर्थ हैं। जैसे अनल और अनिल, अनिल का मतलब होता है हवा, अनल का मतलब होता है आग। उसी प्रकार अंबर का मतलब होता है आसमान, लेकिन अंबक का मतलब होता है आँखें। आँखों को, नेत्रों को कहा जाता है अंबक। तो इसलिए सही विकल्प है आपका दूसरा विकल्प। फिर आता है हवा। अब सलिल, समीर, वायु और अनिल। अनिल का तो मैंने अभी आपको बताया ही था, वो हवा को ही कहा जाता है, वायु भी और समीर भी, यानी कि केवल सलिल बचा। जो सलिल है वो हवा का पर्यायवाची नहीं है, वो जल का, पानी का पर्यायवाची है, पानी को कहा जाता है सलिल। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका 1st ऑप्शन, जो जल का पर्यायवाची है। अगला आता है रक्त, यानी कि खून। अब शोणित, खून, रुधिर और कासर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि ये वाले वर्ड्स हमने इतने ज़्यादा सुने नहीं है। तो रक्त का खून तो पर्यायवाची है, लेकिन शोणित, रुधिर और कासर में से कौन सा रक्त का पर्यायवाची नहीं है? वो है आपका 4th ऑप्शन, कासर। तो इससे आपको क्या पता चला कि रक्त को या खून को शोणित भी कहा जाता है और रुधिर भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, आपको पेपर में काम आएगा। क्योंकि जैसे पेपर्स में आता है, जैसे अलाइड वगैरह के एग्जाम में, कि एक शब्द दे दिया रक्त या खून, इसके 3 पर्यायवाची लिखो या 2-2 पर्यायवाची लिखो, तो आपको लिखने पड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा।
और कासर का मतलब क्या होता है, इसका वैसे तो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, लेकिन इसका एक अर्थ भेड़ होता है, भेड़, भेड़ को भी कहा जाता है कासर। और अंतिम है सरस्वती। सरस्वती जी के बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन इन चारों में से कोई एक नाम सरस्वती जी का नहीं है। वो कौन सा है? वीणा पाणी, मतलब वीणा है हाथों में जिनके, वो तो सरस्वती जी हैं। कमला, शारदा और वाणी। अब सबको लगता होगा फटाफट कि भाई जो वाणी है वो तो आवाज़ को कहते हैं, तो हो सकता है ये सरस्वती जी का ना हो, क्योंकि वाणी नहीं वीणा पाणी होते, लेकिन नहीं, वाणी, शारदा ये सभी सरस्वती जी के नाम है। लेकिन कमला, कमला जो है वो लक्ष्मी जी का नाम है, क्योंकि वो कमल पर आसीन होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कमला। सरस्वती जी का नाम कमला नहीं है, ये आपका लक्ष्मी जी का नाम होता है कमला। और अंत में आपके विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न, 5 प्रश्न हैं। विकास का विलोम क्या होगा? शीतल का विलोम शब्द, उद्धत का, शाश्वत का और बहिरंग का। तो सबसे पहले विकास, कि किसी चीज़ का विकास हो रहा है, यानी किसी चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है। तो विकास होना और किसी चीज़ का मतलब घटना। तो परिहास का मतलब क्या होता है? मजाक का, जैसे हम कहते हैं ना कि इसका तो परिहास उड़ाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है इसका। फिर विनाश, अब विकास का विनाश नहीं होगा, क्योंकि विनाश का ऑपोजिट जो विलोम शब्द होता है विनाश का होता है सृष्टि। सृष्टि मतलब किसी चीज़ को बनाना, विनाश मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना। लेकिन विकास, डेवलपमेंट का जो होगा कि मतलब कि वो चीज़ नीचे जा रही है, तो वो का ह्रास। किसी का विकास हो रहा है, किसी का ह्रास हो रहा है। ह्रास होना मतलब कि किसी चीज़ का मतलब शोषण हो रहा है, वो नीचे जा रहा है। तो इसलिए सही विकल्प है आपका सी ऑप्शन। फिर है शीतल, यानी कि ठंडा। ठंडे का ऑपोजिट क्या होगा? गर्म। लेकिन शीतल का क्या होगा? दाहक, पावक, क्षायक या भक्षक। अब देखिए, भक्षक का मतलब क्या होता है? भक्षण मतलब क्या होता है? खाना, और भक्षक मतलब खाने वाला। तो ये तो इसका विलोम शब्द हो ही नहीं सकता। लेकिन दाहक, हम कहते हैं ना जैसे दहक रही है, अग्नि जो है वो दहक रही है, मतलब बहुत गर्म, जल रही है। और दाहक, ठीक है ना, तो ये जैसे शीतल है ये दाहक है, कि शीतल मतलब कि जो ठंडा है, दाहक मतलब जो गर्म है। तो इसका काफ़ी हद तक जो इसका सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन, ठीक है। फिर है उद्धत, हम कहते हैं ना उधम मचा रहे हैं ये, तो मतलब तो इसलिए हम कहते हैं ये तो बहुत उद्धत व्यक्ति है, मतलब जो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, परेशान करके रख देता है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो शांति बनाए रखता है। तो उदंड नहीं, उदार नहीं, कठोर नहीं, विनीत। विनीत मतलब जो विनयपूर्वक, शांति से, निर्मलता से, ठीक है ना। तो इसलिए उद्धत का विलोम शब्द होगा विनीत, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर होता है शाश्वत, हम कहते हैं ना कि हम इससे शाश्वत प्रेम करते हैं। शाश्वत मतलब जो हमेशा रहता है, जो कभी मरता नहीं है, ठीक है ना, अमर। तो अमर का ऑपोजिट क्या होगा? जो मर सकता है, यानी कि जो नश्वर है। तो अमर्त्य, ठीक है ना, अकिंचन, क्षणभंगुर। अब इसका जो सही उत्तर है वो अमर्त्य सुनकर सभी को लगता है कि अमर्त्य का मतलब ये है जो कभी मर नहीं सकता, ऐसा नहीं। शाश्वत मतलब कि जो हमेशा रहता है, और क्षणभंगुर जो कुछ पल के लिए रहता है। तो शाश्वत का जो सही विलोम शब्द है वो कहता है ना कि आपको विकल्पों को, पहले सारे विकल्पों को देखना चाहिए और सबसे बेहतर विकल्प चुनना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे बेहतर विकल्प है वो सी ऑप्शन है, क्षणभंगुर, कि जो कुछ पलों के लिए है, और शाश्वत जो सदैव के लिए है। और बहिरंग, अब बहिरंग का मतलब होता है जो मतलब बाहरी आपका रंग है, बाहरी रंग। बही का मतलब यहाँ पे है बाहर, ये बाहरी, आउटर, और बाहर का ऑपोजिट क्या होगा? अंदर का। तो इसलिए अंतरंग, रंगारंग, जल तरंग या राग रंग नहीं, अंतरंग, कि हमारे अंदर का जो रंग है। जैसे बहिरंग मतलब कि आपका बाहर की जो नेचर है, और अंतरंग मतलब आपके अंदर की जो वास्तविक जो नेचर है आपकी। तो इसलिए बहिरंग का विलोम शब्द होगा आपका अंतरंग। तो आई होप आज हमने बहुत सारे प्रश्न किए व्याकरण के। HP पटवारी एग्जाम का हमने आपको छोटा सा एनालिसिस भी करवाया कि उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न आए, क्या उसका कठिनाई का स्तर। और याद रखिए जो पटवारी का एग्जाम है उसमें प्रश्न जो है वो बहुत ही सरल नहीं आते हैं, कठिन शब्द भी आते हैं, क्योंकि उसमें साहित्य के 4 प्रश्न आए हुए थे, छंद का प्रश्न आया हुआ था, पर्यायवाची विलोम शब्द के भी कितने सारे प्रश्न पूछे गए थे, समास के 2 प्रश्न पूछे गए थे, संधि के 2 प्रश्न पूछे गए थे, और कितने सारे व्याकरण के जो विषय उन्हें कवर किया हुआ था 25 प्रश्नों में। तो याद रखिए जो भी पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा व्याकरण को अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे व्याकरण के विषय होते हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं, वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे सभी को। चलिए, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ आपको पूछना हो, कुछ सजेशन देने हो, हमारा फ़ोन नंबर और email ID आपके सामने है।
इसे नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 7814622609 और हमारी ईमेल आईडी है civilstepphimachal@gmail.com। चलिए, तो मैं आशा करती हूँ कि जो आप किसी भी पेपर की तैयारी करें बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आगे भी करते रहिएगा। और इस आशा के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे, हम आपसे विदा लेते हैं। प्लीज़ अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखिए और हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।